हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की किताब एक हॉर्नबिल पब्लिकेशन की। उसमें पहला जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे खुशवंत सिंह ने लिखा है। कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह की अपनी दादी के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने उसे पोर्ट्रेट किया है। तो आइए इस कहानी को हम देखते हैं। इस कहानी को फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है और कहानी का जो मोड है वो बायोग्राफिकल है। तो आइए, कहानी कुछ इस तरीके से है। मेरी दादी जिस तरह दूसरों की दादियाँ हैं उसी तरीके से बूढ़ी थी वो। जहाँ तक मैं जानता था वो पिछले 20 सालों से बूढ़ी और उनके चेहरे पर काफ़ी रिंकल्स या झुर्रियाँ थी। लोग कहते थे कि वो कभी जवान और खूबसूरत थी और उनके पास एक हस्बैंड भी था, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता था। यकीन करना मुश्किल ही था। मेरे दादा की तस्वीर थी जो कि ड्राइंग रूम में हमारा एक मेंटल पीस, एक शब्द यूज़ हुआ है इसमें, उसको फायर प्लेस भी कहते हैं। तो फायर प्लेस के ऊपर टंगी हुई थी। अगर उनकी पिक्चर को हम देखते हैं, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को कवर की हुई थी और वो उसमें 100 साल के दिख रहे थे। ऐसा उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि उनकी कभी वाइफ या बच्चे होंगे। वो ऐसे दिखते थे जैसे कि उनके सिर्फ नाती पोते रहे होंगे, और वो भी ढेर सारे। और ऐसा ही कुछ विचार मेरे अंदर दादी के लिए ये था कि वो खूबसूरत और जवान रही हों, ऐसा मुझे लग नहीं रहा था। एक वाक्य सेंटेंस यूज़ हुआ यहाँ पर, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। कहने का मतलब ये है कि जो नरेटर है वो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि वो कभी इतनी खूबसूरत रही होंगी, और वो विचार उनके अंदर एक विद्रोह पैदा करता है, रिवोल्ट पैदा करता है। दादी जो थी अक्सर हम में एक खेल के बारे में बताती थी। जब वो छोटी सी थी तब वो खेला करती थी। उन्हें काफ़ी अजीब लगता था जब हम उन्हें कहानियों का प्रॉफिट बुलाते थे। वो हमेशा से बहुत छोटी और मोटी सी थी और थोड़ी झुकी हुई रहती थी। उनके चेहरे पर, पूरी चेहरे पर लाइनें बनी हुई थी झुर्रियों के कारण। और हम इस बात को मानते थे कि वो कभी जवान रही होंगी, ऐसा हम नहीं मानते थे। बूढ़ी थी वो, और हमने उन्हें बहुत ज़्यादा बूढ़ा देखा था, और हम उन्हें इस कंडीशन में पूरे 20 सालों से देख रहे थे। तो वो कभी प्रिटी हो ही नहीं सकती। हाँ, मगर वो खूबसूरत तो थी। वो घर में घूमती रहती थी सफ़ेद साड़ी पहनकर। एक हाथ कमर से में रहता था जिससे कि वो अपने अपने झुकाव, जो शरीर झुका हुआ रहता था आगे से, उसको जो है बैलेंस कर सकें। और एक हाथ में उनकी माला रहती थी जिसको वो अ, उस पर प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी। उनके जो बाल थे चांदी जैसे बाल, उनके शांत चेहरे पर, जो झुर्रीदार शांत चेहरा था, उस पर बिखरे रहते थे। और उनके होंठ लगातार बिना कोई आवाज़ किए प्रेयर को रिसाइट करते रहते थे। हाँ, वो खूबसूरत थीं। वो ऐसे खूबसूरत थीं, अगर मैं इसमें एक वाक्य यूज़ किया गया है, शी वॉज लाइक द वाइट लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कहने का मतलब ये है कि वो इस तरीके से खूबसूरत थी कि अगर आप कभी पहाड़ों को बर्फ़ से ढका हुआ दूर दूर तक जब देखते हैं तो एक पीस फुल इन्वायरमेंट और प्योरिटी, वाइटनेस, जो कि स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती है, उनकी स्पिरिचुअलिटी को। वो एक स्पिरिचुअल लेडी थी, और उनको जो शांति जो हम लोग देखते हैं पहाड़ों पर, वो शांत, वो हमेशा अंदर से शांत, और कंटेंटमेंट जो है उसमें खुश थी वो। दादी और हमारे काफ़ी अच्छे, हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरे माता पिता शहर चले गए और मुझे दादी के साथ छोड़ गए। अब हम दादी और मैं अकेले ही थे। दादी रोज़ सुबह स्कूल के लिए मुझे जगाती और मुझे तैयार करती थी।
वो हर रोज़ प्रार्थना बड़े ही बोरियत ढंग से करती थीं, और ख़ासकर कब जब मुझे नहला रही हों, कपड़े पहनाती थीं और उम्मीद करती थीं कि मुझे भी वो प्रार्थना याद हो जाए। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, मगर कभी प्रार्थना को जो भी वो गाती थीं उसको याद करने की मैं ज़हमत नहीं उठाई थी। तभी जब हम लोग नहाने के बाद वो मेरी वुडन स्लेट को जो पहले से ही साफ़ करके रखती थी, वो उस पर येलो चॉक से उसे रंग देती थी। फिर छोटी मिट्टी की इंक पॉट थी मेरी, रेड पेन, सभी को एक साथ बांध कर मुझे देती थी। उसके बाद हम लोग हैवी ब्रेकफास्ट करता था मैं, और बासी चपाती कल रात की रोटियां थी, उसमें मक्खन लगा के और चीनी लगाकर दिया मुझे खिलाया जाता था। और कुछ बासी रोटियां दादी कुत्तों के लिए भी ले जाती थी। उसके बाद हम लोग स्कूल जाते थे। दादी मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मंदिर और स्कूल एक ही थे। पुजारी हमें अल्फ़ाबेट सिखाते और मॉर्निंग प्रेयर रिसाइट करना सिखाते थे। जब हम लोग सारे बच्चे वरांडा में अल्फ़ाबेट गाते थे एक लाइन में बैठ के और प्रार्थना करते थे, तब दादी दूसरे कोने में स्क्रिप्चर पढ़ती थी। जब दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो एक साथ हम दोनों ही घर क्यों निकलते थे। इस समय जब हम निकल रहे हैं तो गांव के जो डॉग्स हैं वो सारे के सारे मंदिर के गेट पे आ जाते थे, और हम हमें फॉलो करते हुए हमारे पीछे पीछे आपस में लड़ते हुए चलते थे, घुर्राते हुए एक दूसरे पे, जो जब भी हम उन्हें रोटियां डालते थे। जब मेरे माता पिता अच्छे से सेटल हो गए सिटी के अंदर, तब उन्होंने हम दोनों को बुला लिया। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट था दादी और मेरी फ्रेंडशिप का। हालांकि हमें एक ही रूम में थे हम दोनों, दादी और मैं, मगर अब दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी जिस तरह से गांव में जाती थी। और क्योंकि मुझे इंग्लिश स्कूल में जाता था, और वो भी गाड़ी में बैठकर, वहाँ पर शहर में स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे। मगर तो दादू ने क्या करा कि स्पैरोज़ जो थी, छोटी 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 चिड़िया हैं, वो कोर्टयार्ड में, घर में कोर्टयार्ड में आकर आ जाती थी, और दादी उनको खिलाना शु- शुरू कर दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे बीच की दूरियां भी बढ़ती गईं। कुछ समय तक वो मुझे स्कूल के लिए जगाती और तैयार भी करती थी जब हम सिटी में थे, और जब मैं लौटता था तो पूछती थी कि आज टीचर ने क्या सिखाया। तब मैं उन्हें बताता था कि इंग्लिश के कुछ शब्द और वेस्टर्न साइंस और कुछ बातें, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, दुनिया गोल है, वगैरह वगैरह। जब दादी सबको सुनती तो खुश नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं क्योंकि दादी मेरी मदद नहीं कर पा रही थी जिस तरह के लेसन्स मैं पढ़ रहा था। और ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा था उन्हें कि ये सब इंग्लिश स्कूल में सिखाया जा रहा है। और परेशानी उन्हें ये थी कि कोई भी टीचिंग ना तो गॉड के बारे में है और ना ही स्क्रिप्चर के बारे में। और एक दिन मैंने अनाउंस किया कि हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं। उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। उनके लिए म्यूज़िक एक गंदी वस्तु की तरह था। ये सिर्फ उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वेश्याओं और भिखारियों के लिए था, ना कि अच्छे लोगों के लिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, और मैं समझ गया उनकी चुप्पी, कि उनकी उनकी चुप्पी में उनके शांत होने का मतलब था ना। उसके बाद हमारी बातें और कम हो गई। अगला पड़ाव ये था, जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे अपना रूम मिला। अब हमारी फ्रेंडशिप का जो लिंक था पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरी दादी ने अपने अकेलेपन को चुपचाप बिना भावुक हुए स्वीकार कर चुकी थी। वो इसमें एक सेंटेंस ये हुआ इस्तेमाल किया गया है, एक्सेप्टेड हर सक्लूशन विद रेजिग्नेशन। इसका मतलब ये है कि आप बिना भावनाओं को बाहर निकाले स्वीकार कर लेते हैं कि जो अकेलापन मुझे मिला है इसे ही अपना भाग्य मान लिया जाए, और कोई इमोशंस के साथ उसको ना दिखाया जाए। हर वक्त दादी जो थी चरखे पर, स्पिनिंग व्हील जिसे हम चरखा कहते हैं, इस स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती थी, जिससे कि किसी और से उन्हें बात करने के लिए टाइम ही ना मिले। और वो सुबह से लेकर रात तक स्पिनिंग व्हील पर, चरखे पर बैठी रहती थी और प्रार्थना भी रिसाइट करती रहती थी। मगर दोपहर के समय में कुछ आराम करती थी, जब वो
स्पैरोज़ को खाना खिलाती थीं। तब वो क्या करती थीं कि वरांडे में बैठकर ब्रेड क्रम्स, छोटे-छोटे टुकड़े सैकड़ों स्पैरोज़ को, वो उनके पास आती थीं, उनको खिलाती थीं। वो काफ़ी शोर करती थीं स्पैरोज़, उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाया करती थीं और कुछ तो उनके पैर पे बैठतीं, तो कुछ उनके कंधे पर आके बैठ जाती थीं और कुछ उनके सिर पर। वो मुस्कुरातीं, मगर कभी उनको भगाती नहीं थीं। ये जो आधा घंटा उन्हें पूरे दिन में से मिलता था, जो आधा घंटा, ये उनका सबसे बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। जब मैंने विदेश जाना तय किया पढ़ने के लिए, तो मुझे पता था कि दादी काफ़ी अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि मैं पूरे 5 साल उनसे दूर रहूँगा और कोई भी उनकी उम्र का कोई बता नहीं सकता था कि मैं जब चला जाऊँगा तो इस चीज़ को कितना बर्दाश्त कर पाएंगी। मगर मगर मेरी दादी ऐसा कर पाई बिना भावुक हुए। और तो और वो मुझे स्टेशन छोड़ने भी आई, मगर उन्होंने कुछ बोला नहीं, कोई इमोशन शो नहीं किया। वो प्रार्थना कर रही थी, उनका दिमाग प्रार्थना में ही खोया हुआ था और उनकी उंगलियां सिर्फ माला को जप रही थीं। चुपचाप से उन्होंने मेरा माथा चूमा और वो एक आखिरी उनकी, कहते हैं कि मुझे छुआ था, उन्हें आखिरी पल था जो छूने का उनका। और उसके बाद एक काफ़ी लंबे समय तक हम अलग होने वाले थे। मैं वापस 5 साल बाद लौटा, हम स्टेशन पर मिले। वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी, इवन 5 साल बाद भी। आज भी उनके पास कोई टाइम नहीं था मुझसे कुछ कहने का। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, तब भी मैं उनके होठों पर सिर्फ प्रार्थना सुन रहा था। तब भी जिस दिन मैं लौटा, उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था? वो स्पैरों को खाना खिला रही थी और उन्हें उस दिन उन्होंने स्पैरोज़ को एक थोड़ा ज़्यादा समय तक खाना खिलाया और बीच बीच में उन्हें डांट भी रही थी। यहाँ पर एक इंग्लिश वर्ड यूज़ हुआ है, फ्रिवलस रिब्यूक्स। शाम को अचानक से उनमें कुछ बदलाव आया। क्यों? उस रात उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की थी। शायद ये बदलाव ये था कि उन्हें पता चल गया था कि अब उनके जीवन का आखिरी समय आ चुका है। उन्होंने क्या किया कि उन्हें आस पड़ोस की सारी औरतें इकट्ठा की और पुरानी सी ढोलक लेकर आईं और गाने लगी। काफ़ी घंटों तक वो उसे उस पुरानी सी ढोलक को लेकर बजाती रहीं। यहाँ पर एक इंग्लिश वर्ड यूज़ हुआ है, सेंटेंस यूज़ किया गया, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम। मीन्स एक ऐसा ढोलक जो थोड़ी सी काफ़ी हद तक अच्छी अवस्था में नहीं है, उसको लेकर, और वो गा रही थी। और गाने कौन से? उन योद्धाओं के बारे में जो घर लौट रहे हैं, उन वॉरियर्स के बारे में, जो जो होम कमिंग वॉरियर्स के बारे में गा रही थी। हम कोशिश कर रहे थे दादी को रोकने की कि आप अपने ऊपर इतना स्ट्रेन मत लो, मगर वो नहीं रुकी। और ये मेरे लिए, जब से मैंने उन्हें देखा था, वो पहली बार था कि जब उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं करी थी। अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा ये ठीक हो जाएगा। मगर मेरी दादी ने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा क्या? कि मेरा आखिरी समय आ चुका है। और ताज्जुब वाली बात ये थी कि ये बात उन्होंने तब कही जब कुछ घंटों पहले उन्होंने प्रार्थना बंद कर दी थी और उन्हें पता था कि मेरे जीवन के आखिरी समय आ चुका है, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना बंद कर दी थी। और वो और समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी हमसे बातें करके। हमने रोका, मगर उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया। तो अपने बिस्तर पर लेटी हुई शांतिपूर्वक प्रार्थना को रिसाइट कर रही थी। इससे पहले हम मुझे कुछ शक होता, हमें, मेरी फैमिली को, उनके होठ हिलना बंद हो गए और जो माला थी उनके हाथों से गिर गई और उनके चेहरे पर एक शांति सी छा गई और हमें पता चल गया था कि अब वो नहीं रही। हमने उन्हें बेड से उठाया जैसा कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में था। हाँ, उन्हें हमने ज़मीन पर लिटाकर लाल कपड़े से ढक दिया था। इसमें एक वर्ड यूज़ है, रेड श्राउड, जो एक मरे हुए व्यक्ति को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ समय तक हम काफ़ी दुख मनाया हमने, क्योंकि वो हमें छोड़कर जा चुकी थी। फिर हम उन्हें छोड़कर दाह संस्कार की तैयारी में लग गए।
शाम को हम उनके रूम में आए, लकड़ी के काठी पर उनको हमने रखा और हम उन्हें ले जाने लगे। सूरज छुप रहा था और उनके कमरे में लाल लाल रोशनी हो रही थी। वरांडा भी चमक रहा था उस गोल्डन लाइट से। हम कोर्टयार्ड के आधे रास्ते तक गए ही थे कि देखा कि पूरे वरांडे में उनके रूम तक हजारों स्पैरो, जहाँ पर उनका शरीर रखा हुआ था लाल कपड़े में, वहाँ तक मंडरा रही थी। वो शोर नहीं कर रही थी, बिल्कुल चुप थी। हमें चिड़ियों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मेरी माँ ने कुछ ब्रेड के टुकड़े उनके लिए डाले, जिस तरह से दादी छोटे छोटे टुकड़े करके उनके आगे डाला करती थी। जब हम दादी के शरीर को बाहर ले गए तो वो भी चुपचाप से चली गई और उड़ गई। अगली सुबह स्वीपर ने सारे ब्रेड के टुकड़ों को झाड़कर डस्टबिन में डाल दिया और इस तरीके से मेरी दादी का आखिरी सफ़र पूरा हुआ।